नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप है मेरे साथ में एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो कि वर्तमान में चल रहे मानसून सत्र के अंदर कुछ ना कुछ ऐड किया हुआ है। क्या हो रहा है? असल में संसद के जो 3 सत्र हैं उनमें से एक महत्वपूर्ण सत्र फिलहाल चल रहा है और उस सत्र के अंदर कुछ महत्वपूर्ण कार्य होने हैं, जैसे कि अविश्वास प्रस्ताव पर फिलहाल बहस चल रही है। जैसा भी कुछ अपडेट होता है मैं आपके साथ साझा करूंगा। और क्या चल रहा है? अविश्वास प्रस्ताव के साथ साथ दिल्ली के ऑर्डिनेंस का भी विरोध होना था, यानी कि एक प्रकार से ऑर्डिनेंस को कानूनी अमली जामा पहनाने के लिए सरकार के द्वारा जब उसे बिल के रूप में पेश किया जाता है और जब फाइनली राष्ट्रपति के मोहर के द्वारा उसे एक्ट बनाया जाता है तो इस प्रक्रिया में वोटिंग होती है। इस पूरी घटना को मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में समझाऊंगा ताकि आप इससे अपने आप को रिलेट कर पाएंगे। तो उस पूरी प्रक्रिया में क्या चल रहा है संसद में वो आपको अच्छे से समझ में आएगा और अपने आप को जब आप रिलेट कर पाएंगे तो चीजें समझना में थोड़ी सी आसानी होगी। तो मैं फिलहाल के लिए आपको कुछ चीजों से पहले बैकग्राउंड से रिलेट करता हुआ लाता हूं, आप उसे समझने का प्रयास करिए, क्योंकि फिलहाल मामला राघव चड्ढा का है। राघव चड्ढा की सांसदी जाएगी या नहीं ये तय होना है। सेशन के अंत तक हम पहुंचते पहुंचते उस मुद्दे को समझाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ बातें समझनी है सुर्खियों के माध्यम से। जैसे सुर्खी है जिसमें यह बात लिखी गई है, क्या लिखी गई है? दिल्ली सर्विस बिल। तो इसका मतलब कोई ऐसी चीज है जिस पर चर्चा होना बात में लाजमी है, जिसके बारे में चर्चा होगी। दिल्ली सर्विस बिल के बारे में बात हो रही है ना। राघव चड्ढा के बारे में अमित शाह ने कहा कि राघव चड्ढा ने फ्रॉड किया है। ऐसा क्या फ्रॉड कर दिया भाई? मोशन कौन सा था? ऐसा कौन सा प्रस्ताव था जिसने राघव चड्ढा ने फ्रॉड कर दिया? फ्रॉड में ऐसा क्या हुआ जिसके चलते हुए ये माना जा रहा है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, प्रिविलेज कमेटी को उसके बारे में चीजें भेजी जाए? ये कुछ संसदीय परिभाषाएं हैं जो मैं आपको आज के सेशन में समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड से रिलेट करता हूं। आपको याद है आज से 2 महीने पहले अंकित इंस्पायर इंडिया पे हमने एक सेशन किया था जिसमें हमने ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने मतलब कि असल में क्या हुआ था, आपको और थोड़ा पीछे लेके चलना पड़ेगा ब्रीफ में समझाने के लिए। ये समझिए कि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी का हिंदी अर्थ होता है केंद्र शासित प्रदेश, है ना। केंद्र शासित प्रदेश का मतलब हुआ कि केंद्र का वहां पर शासन होगा। लेकिन दिल्ली के साथ एक अचरज की चीज क्या है कि दिल्ली एक ऐसी यूटी है जिसमें कि खुद की विधानसभा है, यानी कि यहां पर एक मुख्यमंत्री भी होता है और केंद्र का भी यहां शासन होता है। चूंकि दिल्ली में दोनों का शासन चलता है, जनता के रूप में कैसे चल रहा है? मुख्यमंत्री के माध्यम से, और केंद्र का चल रहा है केंद्र शासित प्रदेश के रूप में। संविधान में यह बात लिखी हुई है। इसलिए होता क्या है कि दिल्ली के शासन को लेकर के सामान्यतया कभी कभार केंद्र में और राज्य में कन्फ्लिक्ट बन जाता है। क्यों? क्योंकि दिल्ली तो एक है और दिल्ली पर शासन करने वाले 2 लोग हैं। भाई ये तो दिल्ली हो गई। यहां पर केंद्र सरकार सोचती है कि मैं शासन करूंगी। क्यों केंद्र सरकार ऐसा क्यों सोचती है? क्योंकि हमारे संविधान में लिखा गया है कि दिल्ली क्या है? एक यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। वहीं दिल्ली के बारे में राज्य के रूप में जो कार्य करने वाली संस्था है, या फिर यह समझिए कि जो मुख्यमंत्री है, वो क्या सोचते हैं कि मैं इस पर शासन करूंगा। मुख्यमंत्री शासन क्यों करेंगे? क्योंकि मुख्यमंत्री कहते हैं कि साहब मुझे जनता ने चुनकर भेजा है। दोनों ही अपनी जगह सही हैं, क्योंकि दिल्ली की जो फिलहाल स्थिति है वो कैसी है कि ये यूनियन टेरिटरी विद विधानसभा है, यानी कि इसमें केंद्र शासित प्रदेश भी है और मुख्यमंत्री भी है। ये दोनों चीजें हैं। तो एक साथ 2 प्रकार के चीजें होना इसे हमेशा कन्फ्लिक्ट का विषय बनाकर चलता है। अच्छा, तो आप पूछेंगे सर ऐसा क्या है शासन में जिसके लिए ये लोग लड़ते हैं? ऐसा किसी और यूनियन टेरिटरी में नहीं है क्या? नहीं है। जैसे चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है, नहीं है। वहां पर दिक्कत क्या नहीं है कि वहां पर केवल केंद्र अपना शासन करता है, किसी और प्रकार का लफड़ा यहां नहीं होता है। अच्छा, तो सब यहां पर दिक्कत क्या आती है? हमने कहा शासन की दिक्कत आती है। सर शासन कैसे किया जाता है? हमने कहा भाई देखिए, शासन करने के लिए आपके द्वारा निर्वाचित सरकार या फिर केंद्र के द्वारा अपॉइंटेड व्यक्ति, जो कि उपराज्यपाल होता है दिल्ली के केस में, वो कार्यपालिका की मदद से या ब्यूरोक्रेसी की मदद से अपने कार्य अंजाम दिलवाता है। जैसे ब्यूरोक्रेसी के अंदर कौन हुआ भाई? आईएएस पीसीएस जितने भी लोग हुए दिल्ली के अंदर, जो अलग अलग विभाग के सचिव हैं, जैसे कि चाहे वहां के प्रधान सचिव उठा लीजिए, मुख्य सचिव उठा लीजिए, या प्रिंसिपल सेक्रेटरी उठा लीजिए, विभाग के हिसाब से जो अन्य आईएएस वहां लगे हुए हैं, वो सब लोग वहां पर शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाते हैं। आप में से जिन लोगों को भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में जानकारी नहीं है, हल्का सा इतना सा समझने का प्रयास करें कि भारतीय राज्य व्यवस्था में हम लोग जिन्हें निर्वाचित करके भेजते हैं
उनके लिए एक सचिवालय अलग से नियुक्त किया जाता है, जहां पर सचिव लेवल के बड़े बड़े अधिकारी बैठते हैं। मंत्री के द्वारा जो कार्य बताए जाते हैं जनता के हित में, सचिव उसकी योजना बनाते हैं जिसे पॉलिसी मेकिंग कहते हैं, और बनी हुई योजना का वो इंप्लीमेंटेशन करवाते हैं। यानी एक प्रकार से जो चुनी हुई व्यक्ति या चुनी हुई सरकार है वो सचिवालय के माध्यम से ही अपने सारे कार्य एग्जीक्यूट कराती है। यानी ये दिल्ली में शासन करने की जो असली लड़ाई है वो दिल्ली के सचिवालय पर किसका आदेश चलेगा, इसकी लड़ाई है ना। तो दिल्ली का सचिवालय पर किसका आदेश चलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो सचिवालय में बैठे हुए सचिव हैं, जो आईएएस लेवल के लोग हैं, उन पर कौन अपना आदेश चलाए। यानी कि जो भी एग्जीक्यूशन होगा, चाहे वो पॉलिसी मेकिंग से हो, ये थोड़ी सी चीजें हैं जो आपको समझनी है, पॉलिसी मेकिंग से जुड़ी हुई चीज हो या फिर पॉलिसी के एग्जीक्यूशन से रिलेटेड चीज हो, इन दोनों ही कामों के अंदर किसकी आवश्यकता पड़ती है, सचिवालय की आवश्यकता पड़ती है, जहां पर सचिव लेवल के लोग यानी आईएएस लेवल के लोग बैठते हैं। इतनी बात आपको संभवतः समझ में आ जाए। तो दिल्ली पर शासन मतलब सचिवालय पर शासन की लड़ाई में केंद्र और मुख्यमंत्री दोनों आमने सामने रहते हैं। होता क्या आया है समय समय पर, होता यह आया है कि सचिवालय में लगे हुए आईएएस पीसीएस के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर सबसे पहला विवाद शुरू होता है। भाई अगर मुख्यमंत्री को सही मायने में शासन करना है तो उसे सचिवालय में अपने द्वारा जो कही गई बातें हैं वो सही तरीके से पालना में हो जाएं, ये मुख्यमंत्री चाहेगा। ऐसा पालना में हो, इसके लिए मुख्यमंत्री सामान्यतः क्या करते हैं, अपने पसंद के जो आईएएस पीसीएस लोग हैं उनको सचिवालय में बिठाते हैं। किसी भी राज्य को अगर आप उठते हुए देखें तो आप पाएंगे कि जैसे ही वहां सरकारें बदलती हैं, बड़े मामले में बड़े लेवल पर वहां पर ट्रांसफर एंड पोस्टिंग्स होती हैं। जैसे ही सरकार जाने वाली होती है, सरकार जैसे ही नई आती है, दबा के तबादले होते हैं, ताकि तबादलों के माध्यम से सरकार अपनी पसंद के लोगों को बिठाकर अपने हिसाब से काम करा सके। ठीक है, दिल्ली के मुख्यमंत्री की दिक्कत क्या है कि सचिवालय उनके अंडर में नहीं आता। अंडर में नहीं आता से मतलब क्या है कि सचिवालय के अंदर जो ट्रांसफर और पोस्टिंग यानी किसको अपनी पसंद के व्यक्ति को बिठाना है, यह काम केंद्र अपने माध्यम से उपराज्यपाल के माध्यम से करवाता है। यानी कि जो वहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर बैठता है वो इस बात को सुनिश्चित करता है कि वहां पर किसकी ट्रांसफर और पोस्टिंग होगी। इस बारे में बड़ा आर्ग्यूमेंट होता है। जब आप मुख्यमंत्री की बात सुनेंगे तो मुख्यमंत्री आपको सही लगेंगे। मुख्यमंत्री कहते हुए लगते हैं जब जनता ने मुझे चुनकर भेजा है तो दिल्ली के लिए मुझे क्यों ना ये पावर दी जाए कि कौन सा व्यक्ति कहां बैठे, उसको मैं अपने अनुकूल क्यों ना अपने हिसाब से पदस्थापित कर पाऊं। मुख्यमंत्री की बात भी सही है, लेकिन केंद्र की बात की जाए तो केंद्र का आर्ग्यूमेंट भी सही प्रतीत होता है। केंद्र का आर्ग्यूमेंट क्या है, केंद्र कहता है कि दिल्ली वो जगह है जहां पर हमारे देश में बड़े सारे जो फॉरेन डेलीगेशंस हैं वो आते हैं। दिल्ली के अंदर हर समय कोई ना कोई विदेशी डेलीगेशन लगभग बना रहता है। जो हम दिल्ली के अंदर चाणक्यपुरी वगैरह जो क्षेत्र हैं जहां पर बहुत सारी एम्बेसीज हैं, वहां पर बहुत सारे राजदूत रहते हैं। तो केवल दिल्ली के माध्यम से ही हम सारे एग्जीक्यूशन करवाएं ये संभव नहीं है, क्योंकि देश का संसद वहां है, विदेशी एम्बेसीज वहां हैं, और इतना ही नहीं, दिल्ली के अंदर बाहर के विदेशी डेलीगेशन भी पूरे टाइम रहते हैं, जो केंद्र की जिम्मेदारी है कि उनको पूरी सुरक्षा और सुविधाएं मिले। ऐसी स्थिति में दिल्ली का शासन केंद्र अपने पास ही रखे, यह भी तय किया जाता है। बस यही खींचातानी है जिसके चलते सारा काम चल रहा है। अब होता क्या है, दिल्ली सरकार इस विषय को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती है कि सर देखिए, दिल्ली में अगर हमें जनता के हित में कार्य करने हैं, चुनी हुई जनता के लिए कार्य करने हैं, तो हमें ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार दिए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा तथास्तु, जो आप चाहते हो वही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री के पक्ष में फैसला सुना दिया। मुख्यमंत्री के पक्ष में जैसे ही फैसला सुनाया, आज से लगभग 2 महीने पहले, मई की अराउंड ये बात है, तो हुआ ये कि साहब केंद्र ने तत्काल प्रभाव से सुप्रीम कोर्ट के आदेश को, यानी 11 मई के आसपास आदेश आया था सुप्रीम कोर्ट का, केंद्र ने तत्काल प्रभाव से 19 मई को एक नया अध्यादेश जारी कर दिया। अब ये अध्यादेश क्या होता है, ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस का मतलब क्या होता है, जब संसद सत्र में ना हो, यानी बिल पास होने की स्थिति ना हो, तो जो राष्ट्रपति है वो अपने आदेश को अध्यादेश के नाम से, ऑर्डिनेंस के नाम से, आर्टिकल 123 के माध्यम से लाते हैं, जिसमें किसी भी नीतिगत फैसले को लेना जो कानून की ताकत रखता हो उसे लिया जाता है। तो दिल्ली के अंदर 19 तारीख को ऑर्डिनेंस आ जाता है, और उस ऑर्डिनेंस में यह कहा जाता है कि साहब सुप्रीम कोर्ट ने भले ही ट्रांसफर पोस्टिंग की पावर मुख्यमंत्री को दे दी हो, लेकिन ऑर्डिनेंस के माध्यम से यह ताकत केंद्र के पास ही रहेगी। केंद्र से मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास ही रहेगी। और ऑर्डिनेंस में यह व्यवस्था कर दी गई कि एक ऐसी कमेटी बनाई जाएगी जिसमें चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और मुख्यमंत्री होंगे, और ये अपनी सलाह से उपराज्यपाल को बताएंगे, और वही उपराज्यपाल फिर उसी हिसाब से ट्रांसफर पोस्टिंग करेगा। ठीक है, तो यह अध्यादेश तक की कहानी हो गई। जब अध्यादेश आया तब संसद नहीं चल रही थी।
अब अध्यादेश तभी आता है जब संसद नहीं चल रही होती है। तो ऐसी स्थिति में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल पूरे देश में घूम घूम करके अपोजिशन को यानी विपक्ष को एकजुट करने लगे और उन्होंने कहा कि देखिए ये जो अध्यादेश है इसकी वैलिडिटी केवल 6 महीने होती है। केंद्र सरकार किसी भी अध्यादेश को कानूनी जामा पहनाने के लिए मतलब कानूनी रूप से बाध्य है यदि संसद का सत्र चलने लग गया तो, अर्थात अध्यादेश आया यानी ऑर्डिनेंस आया तो इसके बाद में बिल भी आएगा और बिल आएगा संसद के सत्र में। संसद का सत्र मानसून सत्र चल रहा है और वो सत्र कहां कहां पर चलेगा, लोकसभा में और राज्यसभा के अंदर। कहने का अर्थ यह हुआ कि इन दोनों सत्र में दोनों सदनों में से इसको पास करवाया जाएगा और फाइनली इसे कानूनी जामा पहनाया जाएगा जिसकी वैलिडिटी मतलब परमानेंट बनी रहेगी। अच्छा, ऐसी स्थिति में मई से लेकर के अगस्त के बीच में अरविंद केजरीवाल जी पूरे देश में जो भी अपोजिशन की पार्टीज हैं उन्हें अपने साथ करने में जुटे रहे। उसका लाभ क्या चाहते थे वो कि अध्यादेश जब आए तो राज्यसभा के अंदर अपोजिशन पार्टी जो INDIA नामक गठबंधन बनाया है उसके माध्यम से वो प्रॉपर तरीके से बिल का विरोध कर सकें और उस प्रस्ताव को राज्यसभा से पास ना होने दें। अगर वो बिल पास नहीं हुआ तो ऐसी स्थिति के अंदर दिल्ली में ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार मुख्यमंत्री को मिलता रहेगा। केवल इसी आधार पर दिल्ली के मुख्यमंत्री के द्वारा या आम आदमी पार्टी के द्वारा INDIA को अपना समर्थन दिया गया था। अपने समर्थन में यह सशर्त बात शामिल थी कि यदि आप दिल्ली ऑर्डिनेंस पर हमारा साथ देंगे तभी हम आपका आने वाले समय में अविश्वास प्रस्ताव पर साथ देंगे और INDIA नामक जो गठबंधन बना है उसमें हम साथ चलेंगे। इतनी बात उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे की बात सुनते हैं। तो ये यहां तक की कहानी क्लियर हो गई। तो अब सीधा हम आते हैं संसद सत्र पे, यानी ये पूरे पीछे का बैकग्राउंड अगर आपको क्लियर हो गया तो अब इस ऑर्डिनेंस को कानून बनाने के लिए सरकार के द्वारा जो बिल लाया गया वो कहां पर लाया गया, लोकसभा में लाया गया। किस नाम से लाया गया, दिल्ली सर्विस बिल के नाम से लाया गया। ये जो आप देख रहे हैं दिल्ली सर्विस बिल, दिल्ली सर्विस बिल के नाम से जो बिल आया असल में उसी ऑर्डिनेंस को कानूनी जामा पहनाने के लिए लाया गया था, यानी इसे विधिक अब अधिकार दिलाने के लिए लाया गया था। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद है आप इसको अब रिलेट कर लेंगे और अगर आपको फुर्सत मिले तो ये पुराने वीडियोस देख लेना, आपको ये क्लैरिटी ऑफ थॉट आ जाएगी। हमने प्रॉपर तरीके से ये कहा था, सेंटर ने ऑर्डिनेंस लाया था, इस पर हमने प्रॉपर तरीके से पोस्टिंग इन दिल्ली को लेकर के पूरा सेशन कवर किया था, जिसमें केजरीवाल जी ने आगे कहा था कि मैं विपक्षी दलों से अपील करता हूं कि यह बिल जब तक राज्यसभा में आए तो उसे किसी भी कीमत पर पारित नहीं होने देना है। अच्छा, मैं यहीं पर अपडेट दे देता हूं आपको ताकि आपको पूरे सेशन का इंतजार ना करना पड़े। यह बिल पारित हो गया है, यानी कि केजरीवाल जी जो चाह रहे थे वैसा नहीं हो पाया है, दिल्ली सर्विस बिल पारित हो चुका है। ठीक है, ये जिस मंशा को लेकर के पहले निकले हुए थे वो चीज अधूरी रह गई है, लेकिन फिर भी इन्होंने कोशिश बहुत अच्छे से की। इन्होंने सभी विपक्षी पार्टियों को एक करने का प्रयास किया और इसी के तहत मैंने आपको ये सेशन में कई बार बताया था कि केजरीवाल जी ने इस बात के लिए कांग्रेस को धन्यवाद बोला था कि आप लोग हमारा समर्थन करेंगे इस ऑर्डिनेंस के विरोध में तो हम आपका समर्थन करेंगे आगे। और इसी को लेकर के ये भारत वर्सेस इंडिया नामक जो गठबंधन बना है इसके ऊपर भी हमने अंकित इंस्पायर इंडिया पर आपके सामने सेशन किया था। तो ये रहा दिल्ली सर्विस बिल, जिसे कि लोकसभा में लाया गया, पास होने के बाद राज्यसभा में लाया गया, फाइनली ये बिल पास हो गया। 4 अगस्त को लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा के अंदर भी ये 131 MP के साथ बिल पास हो गया। जब बिल पास हो गया इसका मतलब अब यह है कि राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति साइन करेंगे, गजट में प्रकाशित होगा और यह एक्ट के रूप में दिखाई दे जाएगा। राज्यसभा में जहां इस बिल को गिराने का प्रयास किया गया वहां पर सत्तारूढ़ पार्टी यानी एनडीए को 131 मत प्राप्त हुए अपने समर्थन में, जिसकी वजह से वो इस बिल को पास कराने में कामयाब हो गए। ठीक है, यहां तक का मसला आपको क्लियर हो जाना चाहिए। यानी केजरीवाल जी के जो द्वारा 2 महीने तक मेहनत की गई थी अपोजिशन पार्टीज को एक करके बिल को रुकवाने की, वो नाकामयाब रही और फाइनली यह बिल पारित हो गया, दिल्ली सर्विस बिल पास हो गया। अब आप पूछेंगे कि सर क्या उनको पहले से नहीं पता था क्या कि ऐसा होगा? देखिए, देश के अंदर बिल पास होना और फेल होना मायने नहीं रखता है। जनता में वो मत बताना या जनता को यह बताना कि क्या हमारा विजन है, हमारा क्या व्यू पॉइंट है, ये ज्यादा जरूरी होता है। और इस बात से आपको एक छोटी सी प्रेरणा लेनी चाहिए। अक्सर मैं विद्यार्थियों से कहता हूं, कई विद्यार्थी एग्जाम को आता हुआ देख करके हिम्मत हार हो जाते हैं कि मेरी तो तैयारी ही नहीं है, मैं फेल हो जाऊंगा, मेरे को तो कुछ प्राप्त ही नहीं होगा, चलो तैयारी छोड़ देते हैं। मैं अक्सर उनसे एक निवेदन करता हूं कि आप तैयारी अंतिम क्षण तक करिए, उस लेवल तक करिए कि मैं इस ही बार पास होकर दिखाऊंगा। एक विद्यार्थी में यह भावना होनी चाहिए जब उसके सामने सारी परिस्थितियां अनुकूल ना हो,
या ये पकड़िए कि विपरीत परिस्थितियां भर भर के उसके सामने खड़ी हों, जो वो साहस करेगा, जो वो मेहनत करेगा, वो वेस्ट नहीं जाती, संभवतः वो नेक्स्ट टाइम के लिए काम आ जाएगी। विद्यार्थियों को अपने बारे में इसी प्रकार का विजन लगाना चाहिए। जैसे फिलहाल अविश्वास प्रस्ताव आ रखा है, पता है कि नंबर्स के आधार पर वो अविश्वास प्रस्ताव पास नहीं होगा, लेकिन INDIA नामक जो गठबंधन बना है वो चाहता है कि इस अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से जनता को पता चले कि हमारा व्यू क्या है। केजरीवाल जी ने भी नंबर्स कैलकुलेट कर लिए होंगे इस बिल को आने से पहले कि भैया हमारा बिल पास नहीं हो, मतलब ऑर्डिनेंस पर रोक नहीं लगवा पाएंगे, बिल पर हम रोक नहीं लगवा पाएंगे, हम हारेंगे। लेकिन इस माध्यम से जनता के बीच में वो लगातार 2 महीने से चर्चा में बने हुए हैं। यानी उनकी राजनीति अगर एक परीक्षा है तो उस परीक्षा में वो लगातार 2 महीने से कामयाब हैं। आप कहते हैं अरे समझदार आदमी होते तो इतनी मेहनत ही नहीं करते। अरे वो समझदार हैं तभी मेहनत कर रहे थे, आपको अपना पक्ष बताने के लिए अंत तक लेकर गए कि हमारा पक्ष जानिए कि हमारा पक्ष क्या है। विद्यार्थी को भी चाहिए कि वो जीवन में इन चीजों से, आपको लगता है राजनेता को बस यूं ही हो जाते हैं, राजनेता बहुत मेहनत करते हैं भाई। आपको आपका ध्यान पूरे समय आकर्षित करने के लिए राजनेता की जो मेहनत है ना, उसे आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। चाहे कोई सी पार्टी का हो, राहुल गांधी जी पूरा देश पैदल चल दिए, फिर से वो पैदल चलेंगे। ये सब क्यों है? ताकि आपको लगे कि देश के लिए वो कुछ कर रहे हैं, आपका ध्यान प्राप्त करने के लिए। एग्जाम के समय आप भी ऐसा करिए कि राजनेता जैसे पूरे टाइम सुर्खी में बना रहता है, आप भी क्या कर सकते हैं, आप विद्यार्थी हैं, पूरे टाइम आपको सुर्खी में कैसे बना रहना है, आप पढ़िए। आपको अगर लगता है कि मेरा एग्जाम है तो उसे प्रॉपर तरीके से इंपॉर्टेंस दीजिए, है ना। आप किसी का पपेट मत बन जाइए, बस ये आपके ऊपर होना चाहिए। क्लियर है? उम्मीद है आपको यहां तक बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब राघव चड्ढा का क्या मामला है, जो फर्जीवाड़े का मामला है वो क्या है। देखिए हुआ क्या, आप थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं। जब बिल पास होता है ना, लोकसभा से पास हुआ और राज्यसभा की तरफ जा रहा था, तो राघव चड्ढा जो कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तरफ से सांसद हैं, उन्होंने डिमांड करी कि इस बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए। सेलेक्ट कमेटी बोले तो एक ऐसी कमेटी के पास भेजा जाए जो इस विषय पर सारे जो भी प्लस माइनस हैं उन्हें चूज करके बता सके कि ये सही है, ये गलत है ना। ये सेलेक्ट कमेटी बिल के मामले में बनाई जाती है। सेलेक्ट कमेटी जो कि ये चेक करती है कि इस बिल में क्या प्रोविजन सही है, क्या गलत है। राघव चड्ढा जो आम आदमी पार्टी से सांसद हैं संसद के अंदर, उन्होंने अपने द्वारा 5 नाम प्रस्तावित किए और उसमें उन्होंने कहा कि इन 5 सांसदों को ले लिया जाए। किसके अंदर ले लिया जाए? सुधांशु त्रिवेदी, नरहरि अमीन, थंबी दुरई, सस्मिता पात्रा और पी कोन्याक। बोले इन्हें आप दिल्ली सर्विस बिल की जो कमेटी बना रहे हैं, सेलेक्ट कमेटी बना रहे हैं, उसमें इन 5 लोगों को नाम इनको आप बना दीजिए ताकि ये लोग उस बिल पर प्रॉपर तरीके से चर्चा कर लें। बस यहीं पर राघव चड्ढा जी से जो भूल हुई, या फिर ये कह लीजिए कि उन्हें शायद इस बारे में जानकारी का अभाव रहा हो, तो उन्होंने क्या किया, जिनके नाम उन्होंने रिकमेंड किए, असल में उनका नाम रिकमेंड करने से पहले ये राघव चड्ढा जी हैं, इन्हें पहले इनकी अनुमति लेना जरूरी था कि जिस सेलेक्ट कमेटी के लिए ये अपना नाम सजेस्ट करा रहे हैं, वो लोग क्या इस चीज के लिए तैयार हैं कि वो उस कमेटी में जाना चाहते हैं। इनके द्वारा इन लोगों के नाम लिख करके उस समय जो सदन संचालक थे उनके सामने ये नाम जैसे ही बताया गया, तो यहां से इनसे एक गलती हो गई, जिसको आप यहां सुन सकते हैं। ये नरहरि जी हैं, ये अपने द्वारा बात बता रहे हैं। इन्होंने कहा कि भाई राघव चड्ढा जी ने मेरा नाम रखा, तो भाई ऐसी स्थिति में उन्होंने मुझसे पूछा ही नहीं था कि मेरा नाम लिया जाना चाहिए कि नहीं लिया जाना चाहिए एक कमेटी के अंदर जो कि इस बिल को चेक करे। तो उनसे ये टेक्निकल मिस्टेक हुई होगी, ऐसा लगता है कि उन्होंने इनसे बिना पूछे नाम रिकमेंड कर दिया। राघव चड्ढा जी का मानना था कि भाई ये लोग, मतलब मैं चाहता हूं कि इन लोगों को बिठा दो आप सेलेक्ट कमेटी में, ताकि ये उसके बारे में प्लस माइनस चेक कर लें। वो इस इंटेंशन के साथ शायद इस चीज को किए होंगे। उनका मत था कि यहां पर किसी भी प्रकार से वो ये नहीं चाहते कि वो चाहे जिसे बिठाएं। वो कह रहे हैं कि भाई आप किसी को भी बिठाइए, सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी से हैं, आप इन्हें बिठाइए सेलेक्ट कमेटी में। लेकिन वहां पर जो उनकी जानकारी में शायद अभाव रहा हो कि उन्होंने इस विषय पर जो कानून है, जो संसद का कानून है, उसे शायद वो मिस कर गए, और वो इसी मिस किए हुए चीज पर उनकी पार्टी भी उनका बचाव कर रही है, वो भी हम बताएंगे। अच्छा, इसी चीज में एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है जिसमें जयराम रमेश जो कि कांग्रेस के काफी कद्दावर नेता हैं, वो राघव चड्ढा को कुछ समझाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जयराम रमेश कह रहे हैं कि इस मसले में वो उनके साथ नहीं है। चूंकि ऑडियो नहीं था इस वीडियो का, ये क्लिप काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें देखकर यह लगा कि INDIA के अंदर इनमें और इनमें किसी बात को लेकर मतभेद हुआ है।
अब ये कयास लगाए जा रहे हैं, इसकी कोई पुष्टि नहीं की जा रही है। ठीक है, इस विषय के ऊपर आम आदमी पार्टी का क्या कहना है? उनका कहना है कि अगर किसी को सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाता है तो ऐसी स्थिति में सेलेक्ट कमेटी को भेजे जाने के लिए सिग्नेचर की आवश्यकता होती ही नहीं है। ऐसा किसका कहना है? आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी की तरफ से जो संजय सिंह है, उनका कहना है कल भारत की संसद में एक क्योंकि अमित शाह जी के द्वारा यह मुद्दा उठाया गया कि यदि किसी का गलत नाम दे दिया गया है प्रस्तावक के अंदर, तो यह अपने आप में एक सांसद के द्वारा अपने विशेष अधिकारों का हनन किया गया है। विशेष अधिकार बोले तो संसद में आप अगर हैं तो यह आपका एक विशेष अधिकार है कि आप सांसद हैं, आप जनता की बात रख रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर सांसद ने ऐसी कोई बात रखी है जिसमें उसने औरों से कंसेंट नहीं लिया, फर्जी नाम लिखकर दे दिए, तो यह अपने आप में संसदीय विशेष अधिकार का उल्लंघन माना जाता है। तो अमित शाह जी ने कहा कि ऐसी स्थिति की जांच होनी चाहिए। और जांच किसको करनी चाहिए? संसद में अगर किसी सांसद के द्वारा गलत किया गया है तो प्रिविलेज कमेटी के द्वारा, विशेष अधिकार समिति के द्वारा इस विषय की जांच की जानी चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने ये धोखा किया हो, ये फर्जीवाड़ा किया हो। ऐसी स्थिति में कानून क्या कहता है? तो राज्यसभा सचिवालय के अनुसार रूल नंबर 72 क्लॉज 2 में यह साफ तौर पर कहा गया है कि सांसद को सेलेक्ट कमेटी में शामिल नहीं किया जा सकता अगर वो इसके लिए तैयार ना हो। जो प्रस्तावक है, राघव चड्ढा जी ने प्रस्ताव पारित किया था, यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी सांसद का नाम मोशन में शामिल करने से पहले वो उनकी रजामंदी ले ले कि क्या आप उसमें शामिल होना चाहते हैं। ये कंसेंट लेना जरूरी होता है। ऐसी स्थिति में विशेष अधिकार समिति उसकी प्रॉपर तरीके से जांच करती है कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि बिना किसी सांसद से पूछे। तो कानून तो कहता है, आर्टिकल 72 क्लॉज 2 जो संसदीय समिति का कानून है, संसद मतलब राज्यसभा सचिवालय के अनुसार लिखा हुआ जो रूल है, आर्टिकल नहीं है, माफी चाहूंगा मैं, रूल है ये राज्यसभा का, उसमें तो ये बात मेंशन्ड है कि सांसद से पूछना जरूरी होता है। राघव चड्ढा जी ने प्रस्तावक तो बन गए लेकिन उन्होंने उनसे पूछा नहीं था। ऐसी स्थिति में उनके द्वारा जो गलत किया गया, गलत क्या किया गया? गलत तरीके से नाम प्रस्तावित कर दिए गए बिना कंसेंट लिए। यह अपने आप में विशेष अधिकार समिति का मामला है, जिसे लेकर के यह माना जा रहा है कि अगर प्रिविलेज समिति ने इस बात के ऊपर, क्योंकि भाई यह काम एक सांसद के द्वारा झूठ तरीके से किया गया है, तो झूठ किया गया है तो इसके बारे में प्रॉपर जांच होनी चाहिए। इस पर राघव चड्ढा जी का क्या कहना है? बोले ऐसा कुछ होता है नहीं, लेकिन यह ध्यान बटाने का प्रयास हो रहा है और मुझसे ये लोग चिढ़े हुए हैं, ऐसा इनका कहना है राघव चड्ढा जी का। और इन्होंने कहा कि भैया देखो बात ऐसी है, अगर विशेष अधिकार समिति बोलेगी तो मैं उसके सामने पेश हो जाऊंगा, अगर मैंने गलत किया है जनता दोबारा चुनकर मुझे वापस भेजेगी। इन्होंने कहा जब मैं टेंशन नहीं ले रहा तो आप लोगों को टेंशन लेने की क्या जरूरत है। ठीक है, तो विशेष अधिकार क्या होता है? विशेष अधिकार प्रस्ताव असल में होता क्या है कि जब किसी सांसद ने अपने संसदीय कर्तव्य का गलत पालन किया हो, यानी एक प्रकार से समझिए कि उसने अपनी आप उससे जो अपेक्षा थी या फिर संसद की मर्यादा जितनी रखनी थी उससे सच बोलने की अपेक्षा थी, तथ्य जब रखे वो पटल पर तो वो बिल्कुल सही रखे उसकी अपेक्षा थी, उसने गलत अगर काम किया तो उसके प्रस्ताव में उसके खिलाफ एक तरह से ये समझिए कि कार्रवाई करने का बात होती है। क्या कभी किसी के खिलाफ कार्रवाई हुई है? बिल्कुल हुई है, क्योंकि ये चूक संवैधानिक है, आर्टिकल 105 में लिखी गई है, राज्य विधानसभाओं के अंदर 194 के तहत होती है। तो पहले इंदिरा गांधी जी के समय ऐसा हुआ था कि इंदिरा गांधी जी के खिलाफ विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव लाया गया था, जिससे उनको सदन से बर्खास्त तक होना पड़ा था। ठीक है ना? तो ऐसा नहीं है कि ये चीज केवल पहली बार हो रही है, पहले भी होती आई है। और इस तरह से अगर कोई सदन में ये पाया जाता है किसी ने गलत किया है तो उसके ऊपर कार्रवाई भी होती है। यहां पर आप देख सकते हैं मिसेस गांधी हेल्ड गिल्टी फॉर कंटेम्प्ट ऑफ हाउस, और इस चक्कर में उनको पद से बर्खास्त भी किया गया था। उम्मीद है आप इस चीज को अपने साथ रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो राघव चड्ढा जी से परेशान है बीजेपी, ऐसा आम आदमी पार्टी का कहना है। तो सब लोग अपने अपने तरीके से बातें रख रहे हैं। बाकी आप कितना समझे इस विषय के ऊपर, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैंने शुरुआत से लेकर यहां तक पूरी तरह से आपको यह समझाने का प्रयास किया है। संभवतः यह कार्य आपके लिए महत्वपूर्ण हो। अपनी राय जरूर बताएं। सेशन पसंद आया हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं और एक जरूरी जानकारी साथ में पा जाएं। आरएएस प्री की डेट अनाउंस हो चुकी है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है। मात्र 999 रुपीज में आप अपनी टेस्ट को चेक कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं, आपकी तैयारी को चेक कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हमारे द्वारा एक आरएएस का नया फाउंडेशन बैच लॉन्च किया जा रहा है, एकलव्य बैच के नाम से, जिसमें एडमिशन ओपन है 7 दिन के लिए। बहुत ही शानदार बैच ये होगा, क्योंकि यहां पर मात्र 7500 रुपीज में आप लोगों को कंप्लीट 19 प्रकार की किताबों का सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथ, रीजनिंग, एथिक्स, आईआर, लॉ, बिहेवियर, योगा, स्पोर्ट्स,
हिंदी, इंग्लिश, सारा सब्जेक्ट आपको यहां पर कंप्लीट कराया जाएगा। तो आप इस बैच में शामिल हो सकते हैं। यह एडमिशन आपके लिए 14 तारीख तक उपलब्ध रहेगा। इसकी फीस 15,000 रुपए थी, लेकिन हमने केवल 7 दिनों के लिए इसकी फीस घटाकर 7500 रुपए की है। अपनी पाठशाला का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन किया गया है। टेस्ट सीरीज आपको 999 में उपलब्ध है। बाकी नोट्स लेने के लिए आप भी मतलब हमारे एप्लीकेशन पर जाकर के हैंड रिटन नोट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।